वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारा ये चल रहा था, एक ध्रुवित गोला था या पहले से ध्रुवित गोला था और इसके लिए हम इसके बाह्य बिंदु पर विभव और विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे थे। विभव का मान हमारे पास आया था, कितना आया था, ये वाली जो वैल्यू आ रही थी ये आया था पी आर क्यू कॉस थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर विभव की वैल्यू थी। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का ई आर घटक निकाला था, ई थीटा घटक निकाला था और उसके साथ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लिया था। इक्वेशन नंबर 5 हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको नेक्स्ट हेडिंग जो डालनी है सेकंड पॉइंट, गोले के पृष्ठ पर विभव एवं विद्युत क्षेत्र। गोले के पृष्ठ पर विभव एवं विद्युत क्षेत्र, ये हेडिंग डालो और ब्रैकेट में लिख देना स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। गोले के पृष्ठ पर विभव एवं विद्युत क्षेत्र स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो देखें, जो V पोटेंशियल हम लिख रहे थे उस पर इक्वेशन कितनी थी, इक्वेशन 2 थी। तो इक्वेशन 2 थी। तो देखें आगे इसमें समीकरण 2 से V इक्वल टू कितना आ रहा था हमारे पास, ये आ रहा था P R Q cos थीटा अपॉन में कितना आ रहा था 3 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, 3 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। विभव का मान ये आ रहा था। तो पृष्ठ के लिए स्मॉल r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कैपिटल R। तो यहां से विभव इक्वल टू कितना हो जाएगा, R रखेंगे तो यहां पर P R cos थीटा, क्योंकि R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, एक R बचेगा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आ जाएगा। और R cos थीटा कितने के बराबर है, Z के बराबर, क्योंकि R cos थीटा कौन सी दिशा में कंपोनेंट आ रहा था, Z दिशा में। क्योंकि Z इक्वल टू कितना है चित्र से R cos थीटा, इसलिए V इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा PZ अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। P कैपिटल बनाना क्योंकि द्विध्रुव विद्युत ध्रुवण है ये, PZ अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल P चलेगा, ये छोटा है वो द्विध्रुव आघूर्ण को रिप्रेजेंट करता है, जबकि कैपिटल विद्युत ध्रुवण को रिप्रेजेंट करेगा। यहां तक लिख दें इसको। इक्वेशन कितनी हो जाएगी इस पर 6, इक्वेशन नंबर 6 समीकरण 2 से यहां तक कंप्लीट करो इसको। इसके बाद देखो कि यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी बात करते हैं, इनको मिटाना नहीं चाह रहा था मैं क्योंकि इनका यूज होगा, चित्र को मिटा देते हैं। इससे आगे लिखना पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के घटक, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के घटक कितने हो जाएंगे। देखो समीकरण 3 से देखते हैं हम, समीकरण 3 से स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R पर तो कितना हो जाएगा, ई आर कंपोनेंट हमारे पास सीधा सीधा r रखेंगे, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, ये कट जाएगा तो 2p cos थीटा, 2p cos थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा ई आर कंपोनेंट्स, पोटेंशियल आ गया, ये कंपोनेंट आ गया 7। समीकरण कौन से इधर देख लो पहले, 4 से, समीकरण 4 से अगर हम बात करें तो ई थीटा कंपोनेंट कितना आ जाएगा बताओ, ई थीटा आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा तो पी साइन थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों कंपोनेंट आ गए। ठीक है, और इसके बाद लिख देना, उसी को देखते हुए स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R रखना है। अतः विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E वेक्टर इक्वल टू कितना, ई आर आर कैप प्लस ई थीटा कैप
इसमें वैल्यू आपको पुट करनी है 2p cos थीटा 2p cos थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r कैप और प्लस p sin थीटा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट थीटा कैप। लिख दो इसको कंप्लीट। और इससे आगे एक लाइन लिखनी है, इक्वेशन नंबर इस पर डाल देना 9। इक्वेशन हो जाएगी 9। ये पृष्ठ पर आया है। पोटेंशियल को तो रिप्रेजेंट कर रही है कौन सी समीकरण, समीकरण नंबर 6 जो आई थी, उसके बाद 7-8 घटक को रिप्रेजेंट कर रही है और 9 है टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके पृष्ठ पर, उसको रिप्रेजेंट कर रही है समीकरण 9। तो लिखना समीकरण 6 गोले के पृष्ठ पर विभव को, समीकरण 6 गोले के पृष्ठ पर विभव को एवं समीकरण 9 गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है। गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है। और सभी जगह कैपिटल P चल रहा है, ध्यान रखना। विद्युत ध्रुवण के बारे में बात हो रही है, ना कि द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, ठीक है, क्योंकि दोनों ही अलग हैं। एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है विद्युत ध्रुवण, सॉरी, ठीक है। और इसके बाद थर्ड पॉइंट जो आएगा हमारा गोले के अंदर, इसके लिए गोले के अंदर विभव व विद्युत क्षेत्र, गोले के अंदर विभव व विद्युत क्षेत्र स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, यानी उस पॉइंट को हम r, थीटा को कहां पर ले रहे हैं, उस गोले के अंदर ले रहे हैं, तब उसके लिए हमें विभव और विद्युत क्षेत्र का मान क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इधर देखो, पहले देखो जो गोला हमने लिया था उसमें नीचे माइनस चार्ज था, ऊपर प्लस चार्ज था, तो प्लस और माइनस टोटल चार्ज जितना प्लस होगा उतना ही माइनस है, तो टोटल आवेश कितना हो गया उसके अंतर्गत, जीरो। टोटल आवेश जीरो है तो टोटल आवेश घनत्व भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो जो लाप्लास समीकरण होती है वो कब यूज होती है, जब टोटल आवेश घनत्व किसी बंद पृष्ठ के अंतर्गत कितना हो, जीरो, ठीक है। अब इस अवकल समीकरण को हमने सॉल्व किया था, तब विभव v या फाई इक्वल टू हमारा ये आ रहा था c1z प्लस c2। वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो इसको, डेल टू बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बी अपॉन डेल जेड स्क्वायर। एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में विभव में चेंजेस नहीं आएगा। कौन सी दिशा के अनुदिश आ रहा है, वो जेड के अनुदिश, तो जेड के सापेक्ष हम करेंगे तो v इक्वल टू c1z प्लस c2, डबल डेरिवेटिव है इसलिए दो कांस्टेंट आ जाएंगे c1 और c2, जहां c1 और c2 क्या होंगे, जहां c1 व c2 समाकल नियतांक होंगे। अंदर कैलकुलेट करने के लिए हमें ये विधि यूज करनी होगी, समाकल नियतांक है, ठीक है। अब यहाँ पर c1 और c2 की वैल्यू हमें निकालनी है। स्मॉल ए पॉइंट जब z इक्वल टू 0 है, z इक्वल टू 0 पर जो द्विध्रुव होता है उसके सेंटर पर कितना हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण का मान, सॉरी, z इक्वल टू 0 पर जो विभव है, विभव पोटेंशियल कितना हो जाता है, 0। तब समीकरण इसको डाल देते हैं हम 10, तब समीकरण 10 से कितना हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 यानी c2 इक्वल टू 0। अतः v इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, c1z इतना आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 11 सेकंड कंडीशन लगाएंगे, दो कांस्टेंट है तो दो ही कंडीशन लगाएंगे। सेकंड कंडीशन हम लगाते हैं यहां पर कौन सी, उसके पृष्ठ वाली लगा लेते हैं कि z इक्वल टू जब r है, जब z इक्वल टू r है तब उस पर पोटेंशियल कितना आ रहा था हमें पता था, क्योंकि अभी निकाला था हमने, वो कितना आ रहा है, pz अपॉन
3 एप्सिलॉन नॉट, इतना ही आ रहा था, पी जेड अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको यूज करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, अतः समीकरण 11 से कितना हो जाएगा बताओ, v तो कितना हो जाएगा, पी जेड अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू C1 और z की वैल्यू कितनी है r, ये हो जाएगा, और z इक्वल टू कितना रख रहे हैं r, तो ये भी r हो जाएगा यहाँ पर, तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, पी जेड इक्वल टू r पर विभव कितना है, पी जेड अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और z इक्वल टू कितना हो जाएगा r ही है, इसमें भी r रख देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, ये हो गया, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C1 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, p अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आ गया, C1 की वैल्यू समीकरण 11 में रख देंगे, अतः समीकरण 11 से, तो समीकरण 11 से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, v इक्वल टू पी जेड अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, मतलब जो पृष्ठ पर विभव आ रहा था वही विभव कहां पर आ रहा है, वही विभव आएगा उसके अंदर, सेम वैल्यू आएगी जो पृष्ठ पर विभव होगा उसी के बराबर। तो लिखें इसमें आगे, गोले के अंदर विभव व विद्युत क्षेत्र स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, इसमें लिखें आगे, द्रवित गोले के अंदर नेट आवेश शून्य है, द्रवित गोले के अंदर नेट आवेश शून्य है, अतः द्रवित गोले के अंदर विभव लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः द्रवित गोले के अंदर विभव लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः लाप्लास समीकरण से पूरा लिख दो, डेल स्क्वायर बी इक्वल टू 0 से, और पूरा समीकरण 12 तक पूरा लिख दो। पूरा लिख दो इसको, स्मॉल ए स्मॉल बी पॉइंट करते हुए। और इस v का यूज करते हुए, v किसके रूप में है, z की फॉर्म में है, तो इसका यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे आगे, क्योंकि अंदर भार और पृष्ठ तीनों पर विभव व विद्युत क्षेत्र दोनों चीजें निकालनी है। ठीक है, तो विभव निकला है अभी तक तो, और विभव का यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहले इक्वेशंस के बाद समीकरण, जो समीकरण आई है 12, इक्वेशन 12 आई है, उसके बाद एक लाइन लिखना, अतः स्पष्ट है कि गोले के अंदर विभव पृष्ठ के विभव के बराबर होता है, अतः स्पष्ट है कि गोले के अंदर विभव पृष्ठ पर विभव के बराबर होता है, जितना पृष्ठ पर आ रहा था उतना ही गोले के अंदर विभव आ रहा है। क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है कि कोई भी द्रवित गोला है, उस द्रवित गोले के लिए हमें सिद्ध करना है कि जो विभव का मान है अंदर उसके पृष्ठ पर विभव के बराबर ही होता है, तो ये चीज हमें प्रूफ करनी होगी वहां पर, अंदर और पृष्ठ वाला और बाहर वाला दोनों कंडीशन करनी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना होगा वहां पर। तथा विद्युत क्षेत्र
विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ई वेक्टर इक्वल टू माइनस के ग्रेडियंट v, मेन तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से काम है तो माइनस के ग्रेडियंट v, तो ई वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल x आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल y j कैप प्लस डेल अपॉन डेल z k कैप, ये हो जाएगा। और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, pz अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, सभी की वैल्यू हमने पुट कर दी। ये केवल z का फंक्शन है तो बाई x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में तो ये 0 हो जाएगा। तो ई वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के डेल अपॉन डेल z pz अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आएगा k कैप। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस p अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ जाएगा, p अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ जाएगा, और z का हो जाएगा 1 k कैप, ठीक है। और k कैप के साथ इसको हमने लिख दिया माइनस की p वेक्टर, परमाणु इनटू इकाई सदिश, इन दोनों को मिलकर p वेक्टर अपॉन में कितना लिख दिया 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये e वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, e वेक्टर इक्वल टू माइनस के p वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से लिख दो इसको। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा 30। कंप्लीट करो। अब यहां पर नेगेटिव चिन्ह किस चीज को शो कर रहा है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है या विद्युत ध्रुवण की जो दिशा है उसके अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर, अंदर, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो विद्युत ध्रुवण की विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आया है, अंदर की ओर। लिखो यहां तक कंप्लीट करो। लिखना समीकरण 13 गोले के अंदर, समीकरण 13 गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है। एवं स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा, एवं स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत ध्रुवण के, विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत ध्रुवण के विपरीत दिशा में होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत ध्रुवण की विपरीत दिशा में होगी, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, इसकी वजह से। मतलब और कैपिटल P और स्मॉल p दोनों की डायरेक्शन तो एक ही होती है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है, विद्युत ध्रुवण कहलाता है, पोलराइजेशन कहलाता है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसकी, और इसकी डायरेक्शन हमें पता है माइनस से प्लस की ओर होती है। तो देखो इस तरह से हमारा ये गोला था, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था और यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, तो माइनस से प्लस, P की डायरेक्शन तो किधर थी, इधर की साइड में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नीचे की ओर होगी। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा प्लस से माइनस की ओर होगा विद्युत ध्रुवण की विपरीत दिशा में, क्योंकि ये वाली जो दिशा है, ये वाली वो किसकी दिशा है, P वेक्टर की, क्योंकि माइनस से प्लस की ओर होती है विद्युत ध्रुवण की दिशा, क्योंकि इसकी माइनस से प्लस से की ओर होगी, तो इसकी वजह से इसकी भी माइनस से प्लस की ओर होगी। माइनस नीचे था, प्लस ऊपर था, ठीक है, बना भी सकते हो चाहो तो, इधर प्लस था इस तरह से, और नीचे कौन सा था, माइनस, थोड़ा थोड़ा दिखा दिया इसमें इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर की साइड किधर आएगा, P के अपोजिट, P इधर है तो इसके अपोजिट आएगा इनसाइड, तो ठीक है इस तरह से। और भार प्लस से, और नॉर्मली किधर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, प्लस से माइनस की ओर, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है वो इस तरह से होंगी, यहां पर भी और बना सकते हैं। तो और बाहर जब होंगी तो प्लस से माइनस, प्लस से तो निकलेंगी और माइनस में एंटर कर रहे होंगे, इस तरह से बनेगा, प्लस से निकलेंगी और माइनस में यहाँ पर एंटर कर रहे होंगे, इस तरह से प्लस से निकलकर माइनस में एंटर करेंगी, यहां से निकल रही है तो इस तरह से साइन बनाएंगे, प्लस से निकलेंगी और
माइनस में एंटर करेंगे। इनको इस तरह से दिखा सकते हैं, यहाँ से निकली और यहाँ से एंटर कर गई, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर क्या कर रही है, आकर ये पूरी है इस तरह से कवर करके, इस तरह से बाहर इस तरह से लूप बनेगा। तो उस लूप को नहीं बना रहा हूँ, नॉर्मली दिखा रहे हैं, क्योंकि कहीं से भी होकर, अनंत से भी होकर आ सकती है ये। यहाँ पर इंटर वाला साइन और वहां पर एग्जिट वाला साइन, ठीक है, इसका ध्यान रखना। इस तरह से इस चित्र को बनाओ। डायरेक्शन का ध्यान रखना, अंदर जो डायरेक्शन है पी के अपोजिट है और बाहर जो डायरेक्शन है वो प्लस से माइनस की ओर है, ये ध्यान रखना, उसके अकॉर्डिंग लिया है इसको। जो फॉर्मूले आए उन्हीं के बेस पे हमने डायरेक्शन शो की है, ठीक है। ठीक है, इस गोले को बना लेना। यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।